हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 अगस्त का जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए रामबाण क्लास जो है सुबह के 4 AM पे आएगा, ठीक है। और बिल्कुल ही 4 AM पे ये क्लास आपको मिल रहा है। तो आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरे के पूरे जो है आप लोग इस क्लास को देखकर ही जाना अंत तक, क्योंकि यहाँ से सीधे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है। और जैसे कि 4 AM पे मैंने बोला था रामबाण प्रश्न आपका स्टार्ट हो चुका है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि अगर इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बिल्कुल करें। देखते हैं कि कौन-कौन मेरे दोस्त जो है इस क्लास को लाइक करता है। 100 प्लस लाइक तो होना ही चाहिए। देखते हैं कि 100 लाइक मिलता है या नहीं। मेरे मेहनत के लिए इतना सुबह में इतना आपके लिए जो है कंटेंट बेहतरीन लाना, जैसे कि आपके जो है 6 और 7 और जो है आपके 8 अगस्त का जो पेपर हुआ है, ठीक है? उसको देखते हुए जिन-जिन टॉपिकों से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं टॉपिकों को मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं मेरे दोस्त, तो बिल्कुल ही क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। आपसे ये छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा, बिल्कुल सभी लोग कर देंगे अपने-अपने ग्रुप में शेयर। अब चलिएगा यहाँ पे फटाफट से प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है असम, यहाँ पे दिसपुर है, ठीक है? अ, दिसपुर लिखा गया है, ठीक है? दिसपुर। फिर कह रहा है केरल, वाट। बताने की कोशिश करेंगे। एनालॉजी का प्रश्न है और इस टाइप के एक प्रश्न जो है आपका दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है तेजपुर ही है। देखिएगा यहाँ पे असम का तेजपुर से संबंध है, केरल का जो है संबंध आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे केरल का संबंध पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे दिसपुर नहीं है, दिसपुर यहाँ पे तो राजधानी नहीं दिया है ना, इसमें तो राजधानी ही नहीं दिया गया है, राजधानी से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो प्रश्न है ये कह रहा है कि असम, तो असम का संबंध जो है तेजपुर से है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो केरल है वो केरल का संबंध कहाँ से होता है? जयपुर से तो होगा नहीं। बिल्कुल आप कहोगे भाई साहब जयपुर तो बिल्कुल गलत। मिदनापुर ये भी नहीं है भाई साहब। थेनजोल ये भी नहीं है। और यहाँ पे पड़ता है कोची। केरल में कौन पड़ता है? कोची। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे बिल्कुल जो है आपको जीके के जानकारी होगा तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। जैसे कि असम है तो असम में पड़ता है तेजपुर, ठीक है। उसी प्रकार केरल में पड़ता है क्या? कोची। तो बिल्कुल आप जो है यहाँ पे एनालॉजी के जो है प्रश्नों को जीके से रिलेटेड ही आप देखते हो, ठीक है। तो जीके की जानकारी है तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। अब संबंधित संख्या को चुनना है, बताने की कोशिश आपको ये करना है। 10 सेकंड का समय दूंगा कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे एनालॉजी का ही प्रश्न है, थोड़े से चेंजिंग है कि 57 को जो है 39 बोलते हैं, तो 82 को जो है क्या कहा जाएगा? आपको बताना है। यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न है और बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से देखोगे तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 57 से 39 पे क्या हम जा सकते हैं? कहोगे कि भाई साहब 18 माइनस कर लो। 57 से 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 39। बात क्लियर? आप समझने की कोशिश करेंगे। 57 से 18 माइनस करेंगे 39। उसी प्रकार 42 से जो है हम क्या करेंगे? माइनस। इसमें भी 18 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो सकता है आप देख लो। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे 6, 64 हो जाएगा। और यदि आपने 64 बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था। लॉजिक आपको थोड़े से ध्यान देना है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी पूछे जा रहे हैं, सेम टू सेम इसी पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है।
अब चलिए कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बिल्कुल आपसे जो है हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है फिगर काउंटिंग के प्रश्न। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपके समय जो है स्टार्ट हो जा रहा है, प्रश्न को आप देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। एग्जाम हॉल में भी आपको 30 ठो रीजनिंग और 30 ठो मैथ करना है, यानी कि 60 ठो में तो यहाँ पे आपके टाइम बिल्कुल ही जो है ज़्यादा चाहिए। फिर जो है 40 ठो जीके है, तो जीके में तो कम समय देना है, फटाफट से पढ़ेंगे और उत्तर देते चलेंगे, परंतु ये तो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुजों की संख्या मैंने बताया था कि अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो ये क्या है, त्रिभुज है। अगर इसमें से कोई एक लकीर खींच दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक तो ये छोटा सा त्रिभुज, ये दूसरा छोटा सा त्रिभुज, और ये दोनों मिला के ये एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या आप कहोगे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 3 हो जाएगा, परंतु हमसे जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उसी तरीके से यहाँ पे जो है बिल्कुल बना हुआ है, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 3 और एक यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे वाला मिला के 4। 4 के बाद से आप देख लो, एक तो यहाँ पे मिल रहा है आपका 5, और ये वाला अगर आप गिनोगे तो 6, और ये वाला गिन दोगे तो 7, और ये वाला गिनोगे तो आपका हो जाएगा 8। और 8 यदि आपने बताया है, यदि आपने 8 को चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शिफ्ट को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में लकुंभ को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग से दो दो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बिल्कुल जो हमने पैटर्न बताया हुआ है सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। अभी इसके आगे मैथ के प्रश्न आएगा, जीके का प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है और फटाफट से प्रश्नों को करना है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले बिल्कुल इसको कर लो, ठीक है। आगे आने वाले शिफ्ट में जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ही आपको ऐसे ही डेली क्लासेस मिलेंगे, तो आप लोग चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग को मैंने कल ही बताया था कि आपको करना क्या है, इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले आप इसको जो है रफ पे उतारोगे, ठीक है, नहीं तो किसी भी एंगल से जो है आप सही नहीं कर सकते हो। इसको लिखा क्या गया है, यहाँ पे लिखा है आर एफ, फिर लिखा है एफ, फिर लिखा है बी, फिर लिखा है ओ। आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा, एस होता है 19 पे, आर होता है 18 पे, मतलब यहाँ से देखोगे तो माइनस का 1। एच होता है कितने पे, 8 पे, और एफ होता है 6 पे, तो यहाँ से भी माइनस का कितना करना पड़ेगा आपको, 2। आई होता है 9 पे और एफ होता है फिर 6 पे, तो यहाँ पे माइनस का 3। एफ होता है कितने पे आपके 6 पे, और बी होता है आपके 2 पे, यानी कि यहाँ पे माइनस का 4। यहाँ पे टी होता है 20 पे और वो होता है 15 पे, कितना का, तो यहाँ पे 5 है। अब जो है आप देखोगे यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 जो है यहाँ पे जो है माइनस किया गया है, तो अब जो है वही काम हम लोग यहाँ से कर देंगे। एल क्या लिखा गया है यहाँ पे, एल। एल में से एक घटाओगे तो एल से पहले क्या आता है, के। एक घटा दिया गया, यहाँ पे -1 करेंगे तो एल हो जाएगा। यहाँ से 2 माइनस कर लो, के में से 2 माइनस करोगे आई हो जाएगा, क्योंकि ये होता है 11 पे, 11 में से 2 9, यू होता है आपका 21 पे, 21 से 3 जाएगा 18, 18 पे होता है आर। अब देखो ऐसा कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा कहीं पे दिखाई दे रहा है यू 21, 21 में से 3 जाएगा 18, तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है तीसरे नंबर में। तीसरा पे तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है आपका, के के जे लिखा है, के जे। यहाँ पे लॉजिक बिल्कुल जो है गलत यहाँ पे लग रहा है यार, इसने भाई साहब लगाया कहाँ से है, एक घटाएंगे तो आपका 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आई हो रहा है, आई तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। अच्छा जी, दूसरा लॉजिक यहाँ पे कोई हो सकता है, देखो टी, टी के बाद लिखा है आर, एफ के बाद एफ लिखा है, आई के बाद एफ लिखा है, एच के बाद बी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे यही लॉजिक है कि एस से एक कम कर दिया, एच से एक कम कर दिया,
तो आप देखो ना, यहाँ से जो है एल एल से एक कम करोगे क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ पे तो सभी के सभी एम से हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। अगर होने वाला है तो आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर सी ही होगा किसी भी एंगल से, ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ शब्द जो है दिए गए हैं जो व्यवस्थित क्रम में हैं, इनके क्रम को जो है व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्क संगत है। तर्क संगत मतलब इसका जो है कोई अर्थ आपको मिले, इसका कोई मीनिंग मिले आपको, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको देखोगे लिखा हुआ है गरीबी, जनसंख्या, बेरोजगारी, मृत्यु और जो है बीमारियां। तो इसे इसमें जो है कौन सा क्रम होगा, इसको रखेंगे तो कौन से क्रम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो जब सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो आप कहोगे भाई साहब जो है यहाँ पे जनसंख्या हो रहा है वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होने से क्या हो रहा है कि आप कहोगे भाई साहब बेरोजगारी ज्यादा हो रहा है। तो आपका यहाँ पे बिल्कुल 24 से स्टार्ट होना चाहिए, ये दोनों ही गलत। उसके बाद से क्या होता है, ज्यादा जनसंख्या होने के कारण जो है बेरोजगारी, बेरोजगारी से क्या फैलता है, गरीबी। अगर बेरोजगार लोग रहेगा तो गरीबी होगा, और गरीबी में आदमी क्या हो जाता है, बीमार। बीमार होगा, और बीमार होगा तो उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा अंत में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसका सार्थक क्रम, ठीक है। आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से जो है गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर पर कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे जो है दिक्कत करने वाला है, परंतु आप आसानी से कर सकते हो यदि आपने इसके प्रैक्टिस किए हुए हैं, मेरी क्लासेस डेली ही किए हुए हैं तो। और बिल्कुल इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले दाएं बाएं समझ लो, यहाँ होता है ये साइड दायां और इस साइड को बोलते हैं बायां, ठीक है। अब समझ लो यहाँ से बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे कौन सा अक्षर आया हुआ है, आप कहोगे भाई साहब पी है, ठीक है। इसने बोला है कि अक्षर के फिर बाएं जो है 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ से इस अक्षर के बायां साइड जाओगे तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बाएं में आपको कहाँ पे जाना है, 7वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे कौन सा अक्षर आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। अब तो इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर आपने प्रश्न को अच्छे तरीके से ऊपर रीड कर लिया, तो कोई भी ऐसा जो है दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न फिर से देखिएगा एनालॉजी टाइप का है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे जो है जिस तरीके से तेज का संबंध बीज से है तो धातु का संबंध किससे होगा। क्या पूछा गया है कि तेज का संबंध बीज से है तो धातु का संबंध किससे होगा। 10 सेकेंड का ही समय रहेगा आप लोगों के पास, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि तेल जो है, तेल ये किससे हम लोगों को प्राप्त होता है, बीज से। जैसे आप देखोगे सरसों को, जो सरसों का बीज होता है उससे हमको तेल प्राप्त होता है, या नारियल किसी के जो है तेल निकालोगे तो उसके बीज से। तो धातु कहाँ से निकलता है, आपने बिल्कुल ही पढ़ा होगा यार कि जो है अयस्क से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे के एक पासे की 4 स्थितियां दी गई है, जबकि शीर्ष पर 1 हो तो नीचे की जो है संख्या पहचानिए। अब बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 10 सेकेंड का समय रहेगा कि जो है नीचे के एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, जबकि शीर्ष पर जो है 1 है। शीर्ष पर 1 है तो उसके 1 के जो है नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब 1 का विपरीत आपसे पूछा गया है, ठीक है।
अब बताने की कोशिश करेंगे कि एक का विपरीत कौन सा अक्षर होता है। एक का विपरीत आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि सबसे पहले आप देखोगे कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है। कॉमन इसमें क्या कोई दोनों ही ऐसा अंक है जो दोनों ही जो है दोनों में पाया जा रहा है, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, इन दोनों को देखो और कॉमन वैल्यू ढूंढो। क्या कॉमन आपको लग रहा है इसमें कोई कॉमन वैल्यू आपको दिख रहा है? कहोगे भाई साहब 1 और 4 हमें यहाँ पे दिखा और 1 और 4 यहाँ पे दिखा, परंतु हमको तो एक का ही अपोजिट निकालना है, तो यहाँ से 1 और 4 के बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है, तो यहाँ से 1 का जो है वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी गड़बड़ हो गया। यहाँ से हम 6 और 5 का अपोजिट निकाल सकते हैं कि 6 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों ही कॉमन हो गया, यानी कि इसमें से 6 और 5 कभी भी जो है एक का अपोजिट नहीं होगा। ये आप लॉजिक लगा सकते हो, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद से अगर देखोगे आप तो आप यहाँ से देख लो, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो फिर तो दूसरा वाला अपोजिट कैसे होगा इसका? 6 का अपोजिट 5 है, 5 का अपोजिट 6 है। अब यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे भी लिखा है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसके 4 आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 4 का अपोजिट मिल गया 3 और 5 का अपोजिट हमें मालूम है कि 6 होगा। इसके आगे आओगे तो ये 6 हो जाएगा, इसके आगे आएंगे तो 5 है। 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है और 3 किसका अपोजिट है? 4 का। तो 3 अपोजिट कभी भी एक का नहीं होगा, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 हो जाएगा, बचा हुआ है। तो यही आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके का बनाता है पासे से प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब दिया गया जो वर्ग है इसके जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाने वाला जो है आपको बताना है। जैसे कि लिखा है अनाज, गेहूं, मक्का और प्याज। अब इसके जो है राइट उत्तर आपको बताने हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी के जो है प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आना चाहिए। चलिएगा अब देख लीजिए, सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अनाज, बिल्कुल ये अनाज हो गया। यहाँ पे हो जाएगा गेहूं और यहाँ पे हो जाएगा मक्का, क्योंकि गेहूं और मक्का क्या है? अनाज का नाम है। और यहाँ पे देखोगे प्याज, तो प्याज जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कुछ कुणाल का घर एक कॉफी शॉप के जो है दक्षिण में है। अब देखो आप सबसे पहले देख लो, यहाँ पे मान लो हम बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या बोला है कि कॉफी शॉप के दक्षिण, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉफी शॉप है, ये मान लीजिए कॉफी को सी कैप से लिख देता हूँ। इसका दक्षिण क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ दक्षिण होगा, कौन है? कुणाल का घर है, तो यहाँ पे घर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो गया। कह रहा है कॉफी शॉप के पूरब में एक जो है उद्यान है, तो यहाँ पे पूरब कौन है? ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उद्यान हो रहा है। ठीक है, उद्यान हो गया। उसके बाद से बोला गया है कि उद्यान के उत्तर में जो है स्थानीय बाजार है, तो उत्तर यानी कि ऊपर होता है, ऊपर है बाजार, यहाँ पे हो जाएगा बाजार। अब कह रहा है कि यदि उद्यान से बाजार की दूरी कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है। अच्छा ठीक है, दोनों की दूरी बराबर है, तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में है? कॉफी शॉप देख लो यहाँ पे है और इसके संबंध में ये बाजार किस दिशा में है? तो मैंने आपको जो है दिशा बताया था, दिशा आपको लोगों को पढ़ाया है कि ये ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। आप देख लो पूरब पश्चिम, यहाँ से कर लो, अब जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये बीच वाला हिस्सा क्या बन रहा है? तो उत्तर, और ये हो रहा है पूरब। उत्तर पूरब आप देख लो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि डॉलर का अर्थ प्लस, हैज का अर्थ माइनस, एट द रेट का गुणा और स्टार का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण को
समीकरण का जो है मान आपको निकालना है। अब जो है बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न एक ठो दे रहा है और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप सॉल्व कर सकते हो। लिखा है 19 और डॉलर का अर्थ आप देख लो यहाँ पे है प्लस, तो प्लस रखोगे 8। एट का अर्थ क्या है यहाँ पे गुणा, तो गुणा रखोगे यहाँ पे कितना 3। हैज का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस रखोगे यहाँ पे कितना 81। स्टार, स्टार का अर्थ क्या है भाग, यहाँ पे देख लो स्टार का अर्थ भाग है, तो भागा रख लो 9। यहाँ से सबसे पहले भाग दे दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका हो गया 9 9 81 9 हो जाएगा, माइनस 3 में 8 से गुणा कर लो, 3 8 है 24 प्लस का यहाँ पे 19। 19 24 कितना होता है, 19 और 24 आप जोड़ लो कितना हो जाएगा 43, और 43 में से 9 माइनस करोगे आप कितना आएगा, 43 में से 9 जाता है ये, 13 में से 9 हो गया 4 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पे आप कहोगे 34 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के से जो है डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कथनों को जो है पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। कथन और निष्कर्ष के तो 100% आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं, बिल्कुल आपको आना चाहिए। कह रहा है कि सभी गुलाबी दरवाजे हैं, तो सबसे पहले आप देखो गुलाबी लिख लो यहाँ पे, और जितने की जितने गुलाबी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, दरवाजे हैं। दरवाजा लिख लो यहाँ पे। अब कह रहे हैं सभी पुरुष जो है दरवाजा है, पुरुष जो है क्या है, दरवाजा है, यानी कि आपको इस तरीके से बनाना है। ये गुलाबी हो गए और कह रहा है कि यहाँ पे जो है पुरुष लिख लेना, ठीक है। और ये सभी के सभी कहाँ पे है, दरवाजे के अंदर, इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाओ निष्कर्ष पे। कह रहा है कि कुछ पुरुष गुलाबी है, पुरुष और गुलाबी के बीच में कोई अंतर है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग है। कह रहा है सभी दरवाजे गुलाबी हैं, दरवाजा का सभी हिस्सा गुलाबी के अंदर है, कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सभी गुलाबी दरवाजे हैं, सभी दरवाजे गुलाबी नहीं है, बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। कह रहा है कि सभी गुलाबी पुरुष हैं, गुलाबी जो है जितना है वो क्या पुरुष के अंदर है, बिल्कुल ये भी बात गलत कहा है, तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, ये हम लोगों को राइट उत्तर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। अब बताओगे कि ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन कौन बता सकता है, कौन कौन ऐसा है जो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर बता सकता है। आपको ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देख लो आप सबसे पहले यहाँ से देख लो, इस तरीके से है बिल्कुल है ये वाला हिस्सा। उसके बाद से यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी ये है, और यहाँ से एक पाई नीचे की तरफ है। आप कहोगे भाई सब पहले नंबर में ही है, यहाँ पे तो किसी तरीके से डाउट भी आपको नहीं रखना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अब जीके के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। कह रहा कि जो है भारत सरकार द्वारा निर्मित जो है बफर स्टॉक का भंडार जो है होता है, बफर स्टॉक का भंडार जो होता है वो किसके लिए होता है, तो आप कहोगे कि वह बफर जो स्टॉक होता है ये होता है खदानों के लिए, ठीक है। बफर स्टॉक क्या है, खदान के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है स्लैश एंड बर्न्स को जो है क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे यहाँ पे जो है डिप्पा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीठी क्रांति जो है इनमें से किसके उद्यान से संबंधित है। मीठी क्रांति निम्नलिखित में से इनमें से किससे संबंधित है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। फटाफट से आपके उत्तर जो है आने चाहिए। मीठी क्रांति इनमें से किसके जो है उत्पादन से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शहद से, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में धूमर क्रांति का जो है संबंध निम्न में से किससे है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत में जो है धूमर क्रांति का संबंध किससे है। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आने चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उर्वरक उद्यान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को किसके रूप में भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश में होने वाली कर्तन दहन कृषि को किसके रूप में जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो वेबर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? श्यामा प्रसाद बनर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे फटाफट से आने चाहिए। 41वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यदि आपने बताया है कोलकाता, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से जो है लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है वो त्रिपुरा से जो है लगती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है? तो 42वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं असम से बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौर और जो है स्पीति घाटी कुल्लू घाटी से किस दर्रे से जो है जोड़ती है? किस जो है घाटी से जो है जुड़ी हुई है, ये आप लोगों से पूछा जाए दर्रे से। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये पाकिस्तान वाला बात है, पाकिस्तान के बॉर्डर की बात है। भारत के जो है इनमें से किस राज्य की जो है सीमा नेपाल से नहीं जुड़ती है? भारत में जो है निम्न में से कौन सा राज्य है जो यहाँ पे किससे बोला गया है कि जो है नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से कौन सी सीमा नहीं है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा भाई साहब त्रिपुरा जो है यहाँ पे बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ हिस्सा नहीं है, जबकि आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और जो है उत्तराखंड ये तीनों ही यहाँ पे सटे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत का सबसे जो है बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो है नाभिकीय शक्ति कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कुंडन कुलम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व जो है नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का जो है 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कंचनजंगा। क्या हो गया है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा गया है? एजरा कप बताने की कोशिश करेंगे कि एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आप कहोगे कि ये जो होता है पोलो से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब जो है पारित किया गया? भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा 1939 में। कब? 1939। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जो है जिम्मेदारी किस मंत्रालय को है, ये आप लोगों को बताना है। तो भारत में 10 की जनगणना कराने की जो मंत्रालय है ये किसको सौंपा गया है? तो गृह मंत्री के पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का जो है प्रतिशत कितना है? जब 2011 के जनगणना हुआ है तो वहाँ पे जो है मुस्लिमों की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 14.2% है। ऑप्शन नंबर आप कहोगे बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलोगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य कि जो है वार्षिक औसत आर्थिक जो है विकास दर कितना हासिल करना है?
तो 12वीं का जो है राइट उत्तर आप बताओगे। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये था आपके 8.2% का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी जो है ताजे पानी की झील कौन सी है। मात्रा के मामले में विश्व की जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप कहोगे बैकाल झील। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है जोड़ती है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पनारा नहर। कौन जोड़ता है, पनारा नहर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। मधेसी समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। मधेसी समुदाय के लोग जो है कहाँ रहते हैं, तो नेपाल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा रुपए को जो है चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा रुपए का जो चिन्ह है उस चिन्ह को जो है किस वर्ष में अपनाया गया। ये अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको बताना है 2000 आपको नहीं 2010 में अपनाया गया था। अपनाने की बात है यहाँ पे ना, तो अपनाया गया था 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चाय और कॉफी भारत में फसलों की जो है किस श्रेणी में आते हैं। चाय और कॉफी भारत के जो है फसलों के किस श्रेणी में आते हैं, तो चाय और कॉफी जो है आपके वृक्षारोपण फसलों के अंतर्गत आते हैं। किसके वृक्षारोपण फसलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के जो है अटार्निक जनरल से संबंधित है। अटार्निक जनरल, तो आप कहोगे ये भाई साहब अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये जो आप लोगों का अनुच्छेद है आप कहोगे अनुच्छेद 22 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जो है लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द जो है कब जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे आपको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन की जो है वास्तुकला जो है कौन सी वास्तुकला है, किस वंश का, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे मुगलों की जो है वास्तुकला है ये। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपका राइट उत्तर आएगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन थ्रस्ट शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का जो है शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का जो है शुभारंभ किसके द्वारा हुआ था, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में पहली समकालीन जनगणना कब हुआ था। भारत में पहली जो है समकालीन जनगणना कब हुआ था, तो भारत में जब पहली जो है समकालीन जनगणना की बात की जाए तो 1881 ईस्वी में। ठीक है, समकालीन बात कर रहा है। अगर बात किया जाए खाली कि भारत में सबसे पहली बार जनगणना, तो आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 1991 में सरकार में किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का जो है गठन किया गया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राजा जे चेलाया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के रूप में जोड़ा गया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के जो है संस्थापक निम्न में से कौन है। स्वतंत्र पार्टी के जो है संस्थापक निम्न में से कौन है,
तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यकालीन सूफी परंपरा के जो है संदर्भ में वली शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे संत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किस वंश ने मौर्य वंश की जो है जगह ली? कौन सा वंश है जो मौर्य वंश की जगह ली थी? तो आपको बताना है कि शुंग वंश है। ठीक है, शुंग वंश कौन है? मौर्य वंश की जगह लेने वाला। तो इस तरीके से जो भी आज के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो है डेली ऐसा ही क्लास मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।